हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सीमाओं के संदर्भ में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि उनका क्या योगदान रहा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में और उनके महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा हम लोगों ने व्यापक रूप से की। किंतु उनका साहित्य इतिहास लेखन निरापद नहीं है, अर्थात कमियों से रहित नहीं है, कुछ सीमाएं हैं। फिर भी उनका इतिहास लेखन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, एक मजबूत परंपरा की नींव रखता है, किंतु कुछ सीमाएं उसमें रह गई हैं, जिनका सम्यक विश्लेषण कर लेना मैंने उचित समझा। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की जो कुछ सीमाएं थी उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि थी वो थी प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद या इसी को विधेयवाद भी कहा जाता था। विधेयवाद, जिसकी चर्चा मैंने इसके पहले वाली वीडियो में व्यापक व्यापक रूप से की है कि विधेयवाद के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। उसको आप वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा, हालांकि शार्ट में चर्चा यहाँ हम लोग करेंगे। प्रत्यक्षवाद में जो साहित्य का विश्लेषण होता है मूलतः तीन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। वो होता है जाति, पहला है, दूसरा है वातावरण, तीसरा है क्षण। तो यहाँ जाति से तात्पर्य है उस समय के समाज से, समाज जैसा रहता है, उसकी जीवन पद्धति जैसी है, उसके सोचने का तरीका जैसा है वो। और वातावरण से तात्पर्य है समकालीन सामाजिक सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश परिवेश जैसा है। और क्षण उस समय का विशेष कालखंड, विशेष समय सीमा, विशेष समय सीमा। तो इन तत्वों को देखा जाए तो ये जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है जिसका उन्होंने उपयोग किया अपने इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो खास करके फ्रेंच आलोचक और इतिहासविद टेन से प्रभावित हैं। उसमें जाति, वातावरण और क्षण, इन तीनों तत्वों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की प्रवृत्तियों और उनकी रचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें युगीन तत्व को काफी महत्व मिल जाता है, युगीन तत्व को काफी ज्यादा महत्व मिल जाता है। और जो परंपरा से उत्पन्न प्रभाव है वो काफी पीछे छूट जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी ये सीमा नजर आती है, ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि इन्हीं कारणों के, यानी युगीन प्रवृत्तियों पर, विभिन्न परिस्थितियों पर ज्यादा फोकस करने के कारण वो परंपरा के प्रभाव को ग्रहण नहीं कर सके। इस वजह से उनके इतिहास लेखन में कुछ सीमाएं जो हैं वो बची रह जाती हैं। उसका हम लोग एक एक कर करके उनकी सीमाओं का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जितना ही महत्व उनकी खूबी का है उतना ही महत्व उनकी सीमाओं के विश्लेषण का है। तभी एक संतुलित नजरिया हम शुक्ल को समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जो सीमा उनकी नजर आती है वो वीर गाथा काल के नामकरण पे ही है। वीर गाथा काल, ये मित्रों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था, इसकी संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक के कालखंड को वीरगाथा काल कहा। अब इसमें देखिए, इस वीरगाथा काल के नामकरण के पीछे भी प्रत्यक्षवाद अर्थात युगीन प्रवृत्तियां ज्यादा हावी नजर आती हैं। इसमें इस समय की कुछ महत्वपूर्ण जो वीरगाथात्मक रचनाएं हैं, जैसे उस समय रचा गया था खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विशल देव रासो इत्यादि जो वीरगाथात्मक रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल नाम दे दिया। किंतु यही दृष्टिकोण में वो कमी कर जाते हैं कि जो उस समय की अन्य धाराएं चल रही थी, जैसे सिद्ध,
सिद्ध परंपरा, नाथ परंपरा, जैन परंपरा और अन्य में जैसे विद्यापति हैं, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनको वो नजरअंदाज कर जाते हैं। इस इन धाराओं पे सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, इस कारण से इसको खारिज करते हैं। विद्यापति और अमीर खुसरो का उचित महत्व नहीं निर्धारित कर पाते हैं, जबकि आगे चल करके इनका बहुत योगदान है, जैसे भाषाओं के विकास में, चाहे ब्रज भाषा का विकास हो, खड़ी बोली का, अवधी का विकास। आप देखिए खड़ी बोली का मतलब शुरुआती प्रयोग, स्पष्ट प्रयोग अमीर खुसरो में दिखता है। विद्यापति परंपरा आगे बढ़ती है, सूरदास और कृष्ण भक्त कवियों में निरंतरता के रूप में दिखाई पड़ती है, और सिद्ध और नाथ की जो परंपरा है ये संत कवियों में दिखाई पड़ती है। तो इस जो परंपरा से उत्पन्न होने वाला प्रभाव है, यहाँ वो नजरअंदाज कर गए और इसलिए वीरगाथा काल इसका नाम दिया। हालांकि आगे चल करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कमी को दूर किया और इस काल का नाम आदिकाल किया, और उनका ये इसके पीछे विश्लेषण था, इसके पीछे ये तर्क था कि जितने भी हिंदी साहित्य के में जो प्रवृत्तियां आगे चल करके विकसित हुई, उनका आदि स्वरूप यानी उसका शुरुआती रूप इस आदिकाल में दिखाई पड़ता है, इसलिए इस कालखंड का नाम आदिकाल उन्होंने दिया। और इस तरह से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये प्रवृत्ति थी, यानी ये सीमा रह गई थी, उसको संतुलित करने का प्रयास किया, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया। आइए हम लोग मित्रों चर्चा करते हैं कि अगली क्या समस्या रह गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन में, और वो कैसे दूर हुई। अगली जो समस्या उत्पन्न होती है वो भी लगभग लगभग इन्हीं प्रभावों से है। भक्ति काल का उदय, जो भक्ति काल का उदय की के उदय की पृष्ठभूमि, उदय की पृष्ठभूमि खास करके भक्ति काल किन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, कौन से ऐसे कारण विद्यमान थे जिससे भक्ति काल की साहित्यिक धारा का उदय हुआ, इसके उदय के संदर्भ में भी मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जहां भक्ति काल के उदय के पीछे इस्लाम की प्रतिक्रिया बताया, इस्लाम की प्रतिक्रिया बताया, उन्होंने लिखा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था, और उन्होंने पूरा का पूरा प्रभाव इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति काल को दिखाया कि इस्लाम ना आया होता तो भक्ति काल ना आया होता। इनके इस विचार का भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने खंडन किया। उन्होंने बताया कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी 75% साहित्य हिंदी का वैसे ही होता। उन्होंने लिखा है कि इस्लाम का प्रभाव केवल 12 आना है, 4 आना है, 12 आना वैसे का वैसा रहता जैसे अब है इस समय, अगर इस्लाम ना भी आया होता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरा से उत्पन्न प्रभाव को ग्रहण किया और बताया कि भक्ति काल भारतीय चिंताधारा का विकास है, अर्थात आदिकाल में जो सिद्धनाथ जैन की भक्तिकालीन परंपरा चल रही थी, विद्यापति की जो परंपरा चल रही थी, उसी का भक्ति काल में विस्तृत रूप दिखाई पड़ता है, उसका विकसित रूप, व्यापक रूप दिखाई पड़ता है। नाथ और सिद्ध को कबीरदास जी से जोड़ा, और विद्यापति की परंपरा को जो जयदेव से चली आ रही थी, विद्यापति से होते हुए सूरदास और अन्य कृष्ण भक्त कवियों में उसको जोड़ करके दिखाया। और इस जो इस्लामी प्रतिक्रिया का जो कॉन्सेप्ट था, जो अवधारणा थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसको उन्होंने चुनौती दिया, और बाद के विद्वानों ने जैसे विजय देव नारायण शाही, हजारी प्रसाद तो थे ही, उन लोगों ने इसको स्वीकार भी किया क्योंकि उनके तर्कों में दम था। तो ये एक सीमा यहाँ पे रह गई थी। अगली सीमा जो रह जाती है मित्रों,
वो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि जो भक्ति काल में दो धाराएं थी, स्पेशली जिन पे शुक्ल जी का दृष्टिकोण सहज संतुलित नहीं रह पाया है, खास करके काव्य धारा संत काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्य धारा, चूंकि ये सामान्यतः सगुण धारा के विपरीत ये लोग रचनाएं कर रहे थे। जो धारा लेकर के सगुण धारा चल रही थी, उससे इस धारा की विचारधारा मेल नहीं खाती थी पूरी तरह से। तो इस पर आचार्य राम, चूंकि सगुण धारा से विशेष प्रभावित थे, तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सगुण धारा पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव बताया। इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव, एकेश्वरवाद का प्रभाव वो बताते हैं। और जबकि परंपरा से जो उत्पन्न प्रभाव था उसको ये नकार जाते हैं। इसी तरह से इस पे ये फारसी परंपरा की, प्रेम मार्गी शाखा पर फारसी परंपरा की मसनवी शैली का प्रभाव इन्होंने बताया है। मसनवी शैली का प्रभाव, मसनवी शैली का प्रभाव बताया है। जबकि देखा जाए तो इसमें आंशिक प्रभाव तो है ही, लेकिन पूरी की पूरी तरह से इस्लामी एकेश्वरवाद पे संत काव्य धारा टिकी है या फारसी परंपरा की मसनवी शैली पे प्रेम मार्गी धारा टिकी है, इसको कहना बिल्कुल जायज नहीं है। और जबकि ये अब देखा जाए तो जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा पहले से चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाने में संत काव्य धारा का विशेष योगदान है। और उसी से मिलता जुलता आगे, हालांकि इस पे फारसी परंपरा का है आंशिक प्रभाव, किंतु केवल फारसी परंपरा की देन ये नहीं है, इसमें और भी प्रभाव शामिल थे तदयुगीन और मध्यकालीन उस समय की विचारधारा के अनुकूल। उसको शुक्ल जी देखने में कामयाब नहीं रहे, कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच सकी। ये उनकी साहित्य इतिहास लेखन की एक बड़ी सीमा के रूप में नजर आई। और अगली जो सीमा उनकी रह गई उस पे हम चर्चा करते हैं कि शुक्ल जी ने सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा और प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य को विशेष महत्व दिया। प्रबंध काव्य को विशेष महत्व दिया, सगुण काव्य धारा को विशेष महत्व दिया। और मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य को वो यथोचित महत्व नहीं दे सके। प्रबंध काव्य को महत्व दिया और इसलिए उन्होंने तुलसीदास को, महाकवि तुलसीदास को कवियों की कसौटी माना। और सगुण काव्य धारा को महत्व दिया, जो कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया। और मुक्तक काव्य को महत्व ना दे सके, इस कारण से वे जो है कबीरदास को उचित स्थान नहीं दे सके। और बिहारी सतसई जैसी एकमात्र रचना के बल पर बिहारी जी ने जो स्थान हासिल किया, उनकी काव्य प्रतिभा का भी सही मूल्यांकन न कर सके। जबकि वो मुक्तक काव्य होते हुए एकमात्र रचना के बल पर उनको रीतकाल के प्रतिनिधि कभी कहने में किसी को शायद ही हिचक होती हो, तो यह चीज वो पहचान नहीं सके, जो उनके इतिहास दृष्टि की एक बड़ी सीमा के रूप में नजर आती है। और मित्रों, अगला हम चर्चा करते हैं कि उनके इतिहास दृष्टि में क्या कमी रह गई। अब देखते हैं छायावाद, उनके समकालीन छायावादी काव्य धारा चल रही थी। छायावादी काव्य धारा, इसका भी उन्होंने यथोचित मूल्यांकन नहीं कर सके। ये कहिए कि संतुलित दृष्टिकोण से इसको नहीं देख सके। और इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
रहस्यवादी और प्रतीकवादी होने का आरोप लगाया। और इन आरोपों से ये घिरी काव्य धारा, इसका विकास अवरुद्ध सा नजर आ रहा था। तो छायावादी जो कवि हैं, छायावादी जो साहित्यकार हैं, उनके बचाव में आए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, द्विवेदी। तो इन्होंने छायावादी काव्य के महत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आरोप लगा करके उस धारा को ही खारिज करने का प्रयास किया था, उस धारा को लगभग साहित्य की कोटि में शामिल करने या उसको उच्च कोटि का साहित्य मानने से ये नहीं मान सके, उसको स्थापित करने में और उसको उसका वाजिब हक दिलाने में नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चल करके उसी छायावादी काव्य धारा की बहुत सारी कालजयी रचनाएं, जैसे कामायनी है, राम की शक्ति पूजा है, परिवर्तन है, इत्यादि काव्य धाराएं, रचनाएं निकल के आए, जिसपे आज हिंदी साहित्य के गौरव को बढ़ाने में, यानी उसकी हिंदी साहित्य की समृद्धि को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस अपने समय की इस महत्वपूर्ण धारा का विश्लेषण वो सही से नहीं कर सके, विभिन्न आग्रहों के चलते, जो कि ये बड़ी सीमा उनके इतिहास दृष्टि की रही। और अगली जो सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे, कि अपने ही समकालीन प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद जी का मूल्यांकन वो सही से नहीं कर सके, वो देख ही नहीं सके। जबकि ये उपन्यास सम्राट के रूप में विकसित होते हैं। इनका बहुत सारा उपन्यास है, सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि जो उपन्यास हैं, विश्व स्तर पे प्रख्यात हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस समय प्रेमचंद जी लिख रहे थे, उस समय का इतिहास यदि हटा दिया जाए तो प्रेमचंद के उपन्यासों के माध्यम से अत्यधिक प्रामाणिक रूप में उस समय का इतिहास लिखा जा सकता है। आप उनके उपन्यासों, उनकी कहानियों का अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, आस्वादन करेंगे, तो आप उस समय के भारत के झरोखे में उसको देखते हुए आपको उस समय का भारत बिल्कुल नज़र आएगा, जैसे लगेगा कि आप गाँव में पहुँच गए हैं और गाँव की परिस्थितियों के अनुकूल हैं। तो ऐसे महान साहित्यकार का मूल्यांकन, विश्लेषण वो नहीं कर सके। उनकी नज़रों से ये ओझल नज़र आते हैं प्रेमचंद जी, और ये उनके इतिहास दृष्टि की एक बड़ी सीमा है। विभिन्न आग्रहों के, अब कारण चाहे जो रहे हों, विभिन्न आग्रहों के चलते वो इन चीज़ों का विश्लेषण नहीं कर सके। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दृष्टि की, इतिहास लेखन की कमियाँ हैं, सीमाएँ हैं। मित्रों, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लाख कमियों के बावजूद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो योगदान किया है, उससे हिंदी साहित्याकाश अनंत काल तक जगमगाता रहेगा। चूँकि कोई भी साहित्यकार हो या इतिहासकार हो, आलोचक हो, 100% पूर्ण नहीं हो सकता है, उसमें कुछ न कुछ कमियाँ ज़रूर रह जाती हैं। वही चीज़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ भी हुई हैं। लेकिन यदि व्यापक दृष्टि से, समग्र रूप से दृष्टि डाली जाए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान अविस्मरणीय है और उसका हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।